हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का जो कविता है, पहला चैप्टर जिसका नाम करबक है, और जिसका राइटर करबक का जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग करबक कविता जो पहला चैप्टर है, तो करबक कविता और उसका जो कवि है जिसका नाम मलिक मोहम्मद जैसी है, तो इन दोनों में से जितने भी संभावित प्रश्न ऑब्जेक्टिव का हो सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। कविता का पहला चैप्टर कविता जो है उसका नाम है करबक, और ये करबक का जो लेखक है, जो कवि है, उसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ये बात तो आप लोगों को याद भी होगा कि करबक के जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी है। और यहाँ पर जो है ना दो करबक लिया गया है, और ये दोनों जो है करबक जो है, यानी ये जो करबक कविता है इसमें जो पंक्ति लिखा हुआ है, ये सारी बातें मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ एक रचना है जिसका नाम पद्मावत है। ये है ना, ये पद्मावत है, इसी पद्मावत से जो है लिया गया है। अब एक बात पर और ध्यान दीजिएगा कि जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है, लेकिन जो पद्मावती है, पद्मावती आप याद करिए, जो आपका हिंदी चैप्टर का जो पहला चैप्टर है ना, बातचीत है ना, तो बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसका रचना है ना पद्मावती। तो यानी ये जो पद्मावती है ना, ये जो पद्मावती है ये एक नाटक है, और ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नाटक लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर पद्मावत पूछेगा, यहाँ तो दीर्घीकरण नहीं है सिर्फ, तो अगर पद्मावत पूछेगा तो ये रचना मलिक मोहम्मद जैसी का है, और इसी पद्मावत से जो है ये करबक कविता लिया गया है, ठीक है। और इसका जन्म जो है 1492 ईस्वी में हुआ था, और इसका निधन 1548 में है। ये सारे जो है ना अनुमानतः है, मतलब जो है एक अनुमान है, और एक यानी ऐसे समझिए कि लगभग में है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो ऑप्शन में यही रहेगा आपका 1492 में जन्म और 1548 में जो है इसका निधन हो गया, ठीक है। तो ये कौन से काल के कवि हो गए? तो एक तरह से आप याद रखिएगा ये भक्ति काल के कवि थे। इसका निवास स्थान है ना, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश यानी यूपी के रहने वाले थे, और अमेठी आप लोग जानते होंगे, रायबरेली, अमेठी, यह सब उत्तर प्रदेश का एरिया पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में ही कब्र अमेठी ये जगह का नाम है, और इसका निवास स्थान है, जिस गांव में इसका जन्म हुआ उसका नाम जायस था, है ना। तो जायस इसके गांव का नाम है, अमेठी वाला एरिया यूपी का, ठीक है। तो वहां पर इसका जन्म हुआ। तो दो चार बातें आपको याद हो गया होगा कि करबक चैप्टर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ये करबक चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो इस कविता में जो भी पंक्ति ली गई कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और पद्मावती क्या है? तो ये नाटक है। ये किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में, और इसका जो मृत्यु है यानी निधन है वो 1548 में हुआ। कौन से राज्य से संबंधित है ये? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, अमेठी से। और इसका गांव का नाम क्या था? तो इसके गांव का नाम जायस था, है ना। मलिक मोहम्मद जैसी में जो शब्द जायस पीछे लगा हुआ है ना, ये इसका निवास स्थान का ही नाम है। इसके अलावा 4 नंबर में आते हैं, इसके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम था शेख ममरेज, है ना। इसके पिता का नाम यानी मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम शेख ममरेज, और जो है कहीं कहीं पर मलिक राजे अशरफ भी मिलते हैं, है ना। तो शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में आएगा तो इसके पिताजी में, तो आप टिक कर दीजिएगा कि ये होगा। इसके गुरु की बात करें, है ना, इसके गुरु की बात करें तो इसका एक गुरु जो है, जो आपके किताब में जिसका मेंशन किया हुआ है, उसमें एक सूफी संत है जिसका नाम शेख मोहिदी है, और दूसरा अशरफ जहांगीर है ना। यहाँ पर देखिए इसके पिताजी के नाम भी अशरफ लगा हुआ है। तो ये अशरफ जहांगीर और शेख मोहिदी, ये दोनों जो है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु जी रहे हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन है? तो शेख मोहिदी, और दूसरा कौन है? तो वो है सैयद अशरफ जहांगीर। अगर इसकी वृत्ति की बात करें तो ये जायस में जब रह रहे थे ना, जब ये जायस में रह रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर में,
अमेठी वाले एरिया में, तो वहां पर ये किसानी करते थे, ठीक है, क्योंकि इसके पिताजी भी जो है वो किसान थे, है ना। तो ये भी जो है किसानी करते थे जब जायस में रहते थे। उसके बाद जो बाकी का जीवन है ना, इसका जीवन जो है वो फकीरी में बीता, और बचपन में ही ये क्या हो गए थे, तो ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है कि किसानी कब कर रहे थे, जब वह जायस में रहते थे तो किसानी करते थे, और अब बाकी का जो जीवन उसका किसानी के बाद का है वो फकीरी में गुजरा, और बचपन में ही क्या हो गए थे, तो अनाथ हो गए थे। और मलिक मोहम्मद जैसी का अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे तो उसमें आपको एक बात तो उसका पंक्ति में, पहला पंक्ति में ही वो लिखते हैं कि एक नैन कवि गुनी, कवि मोहम्मद गुनी, मतलब एक नैन है कवि मोहम्मद को, लेकिन बहुत ज्यादा गुनी है। मतलब जो है ना वहां पर वो बताए हैं कि हमारा एक ही आंख है, तो है ना। तो उस कविता में भी ये बात लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा याद रखिएगा कि जो मलिक मोहम्मद जैसी थे ना, इनको चेचक हुआ था, है ना, और चेचक के कारण जो है ना ये रूपहीन थे, यानी कि जो है थोड़ा सा क्रूप थे, ऐसा कह सकते हैं आप। ये रूपहीन थे, और उसका चेचक जब होता है तो टीका टीका जो है वो शरीर पर, चेहरे पर दाग जैसा हो जाता है, तो वैसा इसके चेहरे पर जो है दाग हो गया था। और जो है बाई आंख और जो है कान जो है ये इससे वंचित थे, मतलब एक आंख जो है और एक कान जो है ना, एक कान से इसको सुनाई नहीं देता था, और दूसरा जो है एक बाई आंख जो है वो इसका काम भी नहीं करता था, मतलब बाई आंख से दिखाई नहीं देता था, मैंने एक ही आंख से दिखाई देता था, और ऐसा कहे तो एक ही कान से सुनाई पड़ता था, और चेचक की वजह से जो है ये रूपहीन थे। लेकिन जब इसका कविता आप पढ़िएगा तो उस कविता में जो आपका ये करबक चैप्टर है, इसमें जो कविता है, इसमें ये करबक कविता जो है, इसमें उसने स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि वो रूपहीन है ना। उसमें एकदम इन बात को वो खारिज कर दिया है कि रूपहीन होने से जो है कुछ नहीं होता है, रूपों की पूजा नहीं होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। मतलब ऐसा समझिए ना कि जो वो रूपहीन है, या एक कान से उसको सुनाई नहीं देता है, ये एक आंख से उसको जो दिखाई नहीं देता है, इसका उनको मलाल थोड़ा सा भी नहीं है ना। और उसका इस कविता में भी उन्होंने कहा है कि इंसान का जो है ना वो रूप का नहीं बल्कि गुण का पूजा होता है ना। और मोहम्मद जो है ये बहुत गुणी है, मैंने अपने बारे में वो बताया है कि हम जो है बहुत गुणी है। तो आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है चेचक के कारण ये थोड़ा रूपहीन थे, और बाई आंख और एक कान से वो क्या थे, वंचित थे। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा ना वो रचना होगा, कि यानी इसकी रचना के बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है पद्मावत, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है ना। और इसी पद्मावत से करबक चैप्टर लिया गया है यहाँ पर। लेकिन जो पद्मावती है, ये पद्मावती एक नाटक है, और ये जो है पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट का रचना है। और इसकी रचना की अगर बात करें ना कि कौन कौन सी कृति इनका है, तो आपको एक याद रखना है पद्मावती, दूसरा इसका है अखरावट, है ना, अब थोड़ा याद रखिएगा, अखरावट और आखिरी कलाम, है ना, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट इसके रचना है जो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ये सब आप याद रखिएगा। इसके रचना में पद्मावत, एक अखरावट, एक आखिरी कलाम, एक है चित्ररेखा, एक है कहरानामा और एक है मसलानामा। तो ये सारा जो है मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है। एक दो बार इसको आप ठीक से सुन लीजिए, है ना। ऑप्शन तो रहता ही ऑब्जेक्टिव में, जब वहां आएगा ना 4 ऑप्शन, तो आप अगर एक बार भी ठीक से सुन लीजिएगा तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। अगर बात करें इस पद्मावत रचना के बारे में, तो ऐसा लिखा कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी खुद कहते हैं कि ये जो मैंने पद्मावत रचना है ना, ये मैंने अपने खून के, अपने शरीर के जो खून है उसका एक एक कतरा को जोड़ जोड़ करके जो है मैंने इस पद्मावत रचना को लिखा हूं। क्योंकि इस दुनिया में यश को जो है न खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है, ये तो सिर्फ कमाया जाता है। और पद्मावत मैंने रचना अपने शरीर के एक एक कतरा को जोड़ जोड़ के लिख रहा हूं, ताकि हमारे जाने के बाद लोग जो है इस पद्मावत रचना को पढ़े तो हमें भी याद कर ले, है ना, मेरे भी बारे में 2 शब्द वह अच्छा बोले, है ना। इस तरह से वो अपने पद्मावत रचना के बारे में बोलते हैं। और ये जो जितने भी रचना मैंने अभी बताया आपको, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, इन सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो रचना है वो पद्मावत है।
तो कहेगा सर पद्मावत के अंदर क्या है, तो पद्मावत के अंदर चित्तौड़ नरेश यानी चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहली द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, है ना, ये पद्मावती और ये रतन सेन, मूवी भी आया है पद्मावती, है ना, आप लोग देखे होंगे। तो ये चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहली द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा जो है पद्मावत रचना के अंदर है। तो पद्मावत की विषय वस्तु क्या है, तो ये चित्तौड़ नरेश जो है चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सेन और सिंहली द्वीप की जो राजकुमारी है वो पद्मावती, उसी के बीच का जो है प्रेम कथा इस रचना में है। और 10 नंबर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ यह प्रश्न है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है ना। तो प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि प्रेम का जो पीर कवि है ये मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इन्होंने ही तो चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहली द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के बीच का प्रेम कथा को लिखने का काम किया। तो प्रेम का पीर कवि कौन है, तो ये प्रेम के पीर कवि जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसके अलावा 11 नंबर में आते हैं करवक के रचयिता कौन है। रचयिता मतलब लेखक कवि, है ना, जिसने इसको लिखा है, राइटर। तो करवक के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा इसका मलिक मोहम्मद जायसी। ये आप देख रहे हैं, है ना, देख पा रहे होंगे ठीक से। और 12 नंबर में है करवक कहां से लिया गया है। मैंने अभी बात किया ना कि करवक जो है ये जो है पद्मावत से लिया गया है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचे हुए सबसे इंपोर्टेंट रचना पद्मावत है और इसी पद्मावत से जो है करवक लिया गया है ना। तो बोलिए करवक कहां से लिया गया है, तो करवक पद्मावत से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी है। तो आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम मार्गी कवि हैं। और अगर एग्जाम में पूछे ना कि कौन से काल के कवि हैं, तो आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना ये भक्ति काल के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन से काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। कैसे कवि हैं, तो प्रेम मार्गी। अच्छा, ये प्रेम मार्गी कभी कभी ना आता है राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, है ना, ऐसे करके आता है कि राम मार्गी कवि कौन है, कृष्ण मार्गी कवि कौन है। ये सारी भी जो प्रश्न है एग्जाम में आता है। देखो अगर कृष्ण मार्गी पूछे ना तो आप इसमें सूरदास टिक करिएगा, है ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें आएगा भी। तो कृष्ण मार्गी जो है ये सूरदास थे, ठीक है। और राम मार्गी अगर आपसे पूछे तो आंसर तुलसीदास करिएगा, ठीक है। तो प्रेम मार्गी पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम का पीर कवि भी इसको कहा जाता है। और राम मार्गी पूछे तो आंसर तुलसीदास में टिक करना है। और कृष्ण मार्गी पूछे तो आंसर सूरदास में टिक करना है। 14 नंबर में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो आपको याद रखना है प्रेमाख्यानक काव्य, है ना, प्रेमाख्यानक काव्य के जो है कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस परंपरा के कवि हैं, तो याद रखना है बेटा प्रेमाख्यानक काव्य के कवि है। 15 नंबर में है जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे किया है, दर्पण से, है ना। कविता में बोले है ना जायसी ने कि मेरे एक आंख है लेकिन ये आंख जो है दर्पण के तरह निर्मल है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे किया है, तो आपको याद रखना है कि अपनी आंख की तुलना जो है इन्होंने दर्पण से किया है। 16 नंबर में है कौन सी कृति जायसी की नहीं है, पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा या भक्तमाल। अब बताओ इसमें से कौन सा जो रचना है वो जायसी की नहीं है। तो आप देख सकते हो इसमें ये पद्मावत जो है इसी की रचना है, अखरावट भी इसका रचना है, चित्ररेखा भी इसका रचना है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, भक्तमाल, है ना। भक्तमाल जो है ये इनका रचना नहीं है। 17 नंबर में आते हैं ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना कैसे कवि है, तो आंसर याद रखना है कि ये सूफी कवि है, यानी सूफी संत थे ना, इसलिए ये सूफी कवि है ना। कैसे कवि है, कैसे कवि है, प्रेम मार्गी कवि है, प्रेमाख्यानक काव्य के कवि हैं, सूफी कवि है। किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या रहा है, तो अवधी भाषा में यह लिखा है ना। जैसे इसके सबसे जो इंपोर्टेंट रचना जिस पर मैंने अभी बात कर रहा था पद्मावत पद्मावत पद्मावत, वो भी जो है ना ठेठ अवधी भाषा में लिखा हुआ है ना। तो याद रखिएगा पद्मावत रचना कब लिखा गया, तो वो याद रखिएगा 1540, है ना, ये 1540 के आसपास का लिखा हुआ है। और
कंचन का अर्थ क्या होता है ना, इस कविता में आया था कंचन, तो उसका अर्थ सोना होता है, याद रखना है। और पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, तो है ना पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है ना, ठेठ अवधी भाषा में। करबक पाठ में डाभ का अर्थ क्या होता है ना, डाभ का अर्थ क्या होता है, तो फटी फूटी हुई मंजरी, मतलब आम आने से पहले आम के पेड़ पर देखिएगा मंजर आता है ना, तो उसी को जो है डाभ कहा गया है, ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, डाभ कहा गया है। तो इस तरह से जो है ना आप इसको एक बार अच्छे से ठीक से सुन लीजिए, है ना। और तो 21 नंबर तक हो गया। अब 22 नंबर में है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपने महाकाव्य को क्या चीज से जोड़ा है, तो आंसर दिखेगा रक्त की लई से। अब ये बोला ना कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो अपनी रचना पद्मावत के बारे में लिखते हैं कि मैंने जो है उसको जो है अपने कलेजे की खून से जो है उसको लिखने का प्रयास किया है, अपने शरीर का एक एक कतरा जो है खून का उनको जोड़ करके मैंने जो है पद्मावत को रचा है, ताकि मैं अगर दुनिया में न रहूं तो इस रचना के वजह से इंसान लोग जो है हमको याद करे। तो इसलिए यहाँ प्रश्न बन सकता है, कवि मलिक मोहम्मद जैसे अपने महाकाव्य, है ना, कौन से महाकाव्य की बात कर रहे हैं, तो पद्मावत के बारे में, वो क्या चीज से जोड़ा है, तो रक्त की लेई से। किस काल के कवि हैं, तो आपको याद रखना है कि ये भक्ति काल के कवि थे। एक डॉट डॉट कवि मोहम्मद गुनी, यहाँ पर क्या भराएगा, मतलब कविता का कुछ पंक्ति भी दे सकता है और उसमें जो है ना ये खाली जगह छोड़ सकता है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो ये आपको याद होगा कि ये कविता का जो है पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, क्योंकि ये जो मलिक मोहम्मद जैसी थे इनको एक ही नैन था, एक ही आंख था, और एक ही आंख से ये बोल रहे हैं कि हमें एक ही आंख है लेकिन हम बहुत गुणी व्यक्ति हैं, ठीक है। और 25 नंबर में है, जो लही अंबई डॉट डॉट न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई, मतलब आम जो है ना ये अंबही मतलब आम होता है, यहाँ पर जो है ना आंसर में डाफ भराएगा, डाब मतलब वो मंजर को बोलते हैं, जब तक मंजर नहीं आएगा तो तब तक जो है आम में सुगंध नहीं बसता है, तो मंजर आना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन है कि जो लही अंबई ढाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर से जो संभावित 25 ऑब्जेक्टिव बन सकता था, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, ऐसे नंबर से तो 25 आया है, तो इनको आप ठीक से सुन लीजिएगा, फिर जो है अगले चैप्टर में मिलते हैं।